उत्तर प्रदेश के 100 विंडो माने जाने वाले गौतम बुद्ध नगर में किसान राजनीति हमेशा गर्माती रही है। यहाँ पर संयुक्त किसान संघर्ष समिति के बैनर तले 64% मुआवजे को लेकर, किसान आबादी को लेकर, 10% प्लॉट को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर फिर एक बार संयुक्त किसान संघर्ष समिति आगामी 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर एक बार फिर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। इसमें किसान एकता संघ समेत विभिन्न किसान यूनियन और विभिन्न किसान संगठन शामिल है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं किसान एकता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी शौकत अली चेची और समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश सचिव। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। शौकत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। गौतम बुद्ध नगर की ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर आने वाली 25 नवंबर को एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इसमें आपका जो संगठन है किसान एकता संघ, वो भी इसमें भाग ले रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रमुख इसमें खास मुद्दे होंगे, क्या इसमें आपकी रणनीति है? बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सवाल है कि किसान एकता संघ की इसके क्या भूमिका रहेगी। देखिए, मैं बता दूं, लगभग 10 संगठन के आसपास में हैं जो इसकी शुरुआत करी है, जिसका नाम संयुक्त किसान मोर्चा रखा गया है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्ण प्रधान जी की इसमें मजबूती से उपस्थिति है, जिसमें आपने जिक्र भी किया है। उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूं कि इन संगठनों की जो मांग है वो है 2013 का जो कानून केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उसने बनाया था, उस कानून को लागू करना। जबकि सत्ता में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने उस कानून को लागू कर दिया। अगर लागू कर दिया तो फिर उसकी जो उपलब्धियां हैं वो क्यों नहीं दिखाई दे रही। अब सबसे बड़ा गंभीर सवाल ये है कि जो आपने जिक्र किया था कि भी गौतम बुद्ध नगर 100 विंडो है। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का वो जिला है कि जो सबसे ज़्यादा इन 75 जिलों में रेवेन्यू देता है, और यहाँ आए दिन किसानों का धरना रहता है। और खासकर इस बीजेपी सरकार ने किसानों को यानी बैकफुट पर धकेल रखा है, या किसानों को ये अपराधी मानते हैं और ये तीनों अथॉरिटी भी उसे दुश्मन की तरह देखते हैं। इसलिए इन सभी मांगों को लेकर के ये 25 नवंबर को ये एक मजबूत धरना होगा। अब देखना समझना बाकी है कि भाई इसमें कितनी कामयाबी मिलती है। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण समेत 4 इसमें जो प्राधिकरण है, जिसमें एक यूपीएसआई डीसीपी है। और यहाँ के जो किसान हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन चारों जो विकास अथॉरिटी हैं इनसे प्रभावित है। तो आपने जैसे कहा कि जो भूमि अधिग्रहण कानून है वो यहाँ लागू नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत समस्याएं हैं। इनको लेकर समय समय पर किसान संघर्ष करता रहता है। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, इसमें सरकार किसानों की बात को मानेगी? देखिए, जब तक बहुत पुरानी एक कहावत है कि माँ भी दूध बच्चे को जब पिलाती है कि जब बच्चा रोता है। वैसे तो ये सरकार हो या अथॉरिटी हो, किसान अगर कहें तो वैसे किसान तो देश का नहीं, वर्ल्ड का ही अन्नदाता है, भगवान का स्वरूप बताया गया है। लेकिन ये अथॉरिटी और बीजेपी सरकार कहें या सत्ता में बैठी सरकार कहें, ये किसानों को अपराधी मानते हैं। मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ। 2013 में भट्टा पारसोल में जो किसानों के साथ में ज्यादती हुई थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार आज है, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस सरकार को लगा कि भाई हम कहीं ना कहीं किसानों की मांगों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और बीएसपी सरकार थी उत्तर प्रदेश में। तो केंद्र ने लगभग 8.5 महीने में ये बहुत ही लाभकारी किसानों के लिए ये कानून लेकर के आए, जिसमें 70% से ज़्यादा किसानों की सहमति से भूमि अधिग्रहण हो। और उसमें बहुत सारी सुविधाएं थी, जिसमें भूमिहीनों के लिए भी एक 120 मीटर प्लॉट देने की प्रक्रिया थी। 50%
किसानों के बेटों को कंपनियों में और अथॉरिटी में नौकरी मिले, और जो कंपनियां छोटी बड़ी हो में उनमें लगभग जो है 15% या 20% या 50% तक की भागीदारी थी कि भाई वो अपनी जमा पूंजी इसमें लगा करके और वो भी कंपनी का मालिक बन सकता है, और बहुत सारी सुविधाएं थीं। अब सवाल सबसे गंभीर ये है कि यहाँ जो है जिनके आगे नाथ ना पीछे पगा, इस तरीका के लोग जो सत्ता में बैठ गए हैं और किसानों की सुनते नहीं हैं। अब इसमें थोड़े आंकड़े और भी जोड़ देता हूँ कि आपने जिक्र किया था 4 डिपार्टमेंट हैं, या यूपी एसआईडीसी और नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना प्राधिकरण। इन चारों से लगभग गौतम बुद्ध नगर के 14 लाख के करीब किसान प्रभावित हैं, और ये 14 लाख जो प्रभावित किसान हैं उनकी जो मांगे हैं वो सभी जायज़ मांगे हैं। और इसमें जहाँ तक मेरा मानना है कि ये आर पार की लड़ाई होगी शांति प्रिय तरीका से, आने वाले 25 तारीख को जब यहाँ प्राधिकरण पे किसानों का हल्ला बोल होगा। आप जो ये बात कह रहे हैं कि जो भूमि अधिग्रहण जो 2013 वाला कानून है उसको लागू होने से किसानों को तमाम सुविधा मिलेंगी। तो अब फिलहाल जो जमीन किसानों से ली जा रही है, चाहे वो डायरेक्ट परचेज की जा रही है या अधिग्रहण किया जा रहा है, तो उसमें भी तमाम सुविधा दी जा रही है, और सरकार और प्राधिकरणों की ओर से दावा किया जा रहा है कि जो किसान के बच्चे हैं उनको भी रोजगार दिया जा रहा है। सरकार तो ये भी कह रही है कि 40% जो यहाँ के स्थानीय युवा हैं उनको जो यहाँ की कंपनी है रोजगार में आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि प्राधिकरण जो कह रहा है वो कह रहा है किसान के बदले जो उचित मुआवजा है और प्लॉट भी दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा आपका सवाल है। इस चीज़ को मैं आगे बढ़ा देता हूँ कि जब से केंद्र में 10 साल से ज़्यादा मोदी जी की सरकार हो गई और 7 साल से ज़्यादा योगी जी की सरकार हो गई, इन्होंने अभी तक एक भी कोई रिकॉर्ड उठा करके ये बता दें कि इन्होंने एक बार भी किसानों का मुआवजा बढ़ाया हो। जबकि ये हर साल जो मोटे मोटे अधिकारी बैठे हुए होते हैं, जिनके पेट फूल फूल कर ऐसे हो गए हैं जैसे मोटा सा ड्राम हो जावे, उनके महंगाई भत्ते बढ़ते हैं, लेकिन किसानों का कुछ नहीं बढ़ा। कहीं भी ये बता दो कि किसानों का मुआवजा अगर कहीं बढ़ाया हो, तो अगर किसानों का मुआवजा बढ़ा तो पिछली सरकारों में बढ़ा, चाहे वो बीएसपी की सरकार रही हो या फिर सपा की सरकार रही हो। हाँ, राजनाथ जी की जब सरकार आई थी उसमें भी मुआवजा बढ़ा था, लेकिन योगी जी की सरकार में अभी तक किसानों का मुआवजा नहीं बढ़ा। आपने जिक्र किया कि 40% का, देखिए मौखिक में तो कुछ भी कह सकते हैं कि ये जो हैं इनके खोखले और झूठे वादे होते हैं। जबकि योगी जी आए थे और योगी जी ने 1 साल के बाद में ही एक कानून लागू कर दिया, एक बाउंडिंग लगा दी कि भाई 200 किलोमीटर की दायरे के अंदर जो भी यहाँ का किसान या मजदूर आता है, यहाँ का बसपतिया है, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। 200 किलोमीटर के दायरे से दूर वाले को नौकरी मिलेगी। अब मैं बात करूं कि यमुना प्राधिकरण की, तो यमुना प्राधिकरण में जो सीए साहब बैठे हुए हैं बड़े मीठे बोलते हैं, और उन्होंने ये प्रक्रिया बताई गई है हमको कि भाई 40% जो है यहाँ के किसानों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन उसके आंकड़े कम से कम ये सार्वजनिक कर दें कि भाई हमने इतने लोगों को नौकरी दे दी है। अन्य सुविधाएं की बात कर दें कि भाई वो कौन कौन सी सुविधा दे दी है, मुझे तो कोई सुविधा नज़र नहीं आती। हाँ, इतना ज़रूर आता है कि जो इनके खिलाफ अपनी जायज़ मांग को उठाता है, इनके खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन करता है, उन पर ये फर्जी मुकदमे लगा करके उन्हें जेल में ठूस देते हैं। चाहे वो इन्होंने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, जबकि भारत की पावन धरती पर तो महिलाओं को 9 रूपों में पूजा जाता है। तो ये जो है कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, लेकिन गलती इसमें प्राधिकरण की भी नहीं है। एक तो ये है कि हम लोग जो है जाति और धर्म पर, गोत्रवाद पर वोट दे देते हैं। दूसरी चीज है कि हम जो है 500 रुपये में दारू की बोतल में मिठाई के डिब्बा में वोट दे देते हैं। तो जब उन्होंने वोट इस तरीका से मिल जाती हैं तो वो किसानों की कहाँ सुनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 13 महीने किसानों का आंदोलन चला था और उसमें जो है केंद्र सरकार को किसानों ने बैकफुट पर फेंक दिया, तो अब की बार जो है ये लगभग पहले भी कई बार प्राधिकरणों पर यहाँ धरने चले हैं, किसानों के 4-4 महीने धरने रहे हैं। अब की बार जो लड़ाई होगी वो आर पार की होगी और शांति प्रिय ढंग से होगी। अब के जो हमारे जायज हक हैं, जो अधिकार हैं, उसको लेकर रहेंगे।
शौकत भाई, एक सवाल ये आता है, आप ये कह रहे हैं कि जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है वो अब लागू होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 2017 तक तो सपा की जो अखिलेश यादव सरकार रही थी, तब ये कैसे याद नहीं आया? देखिए, सपा की सरकार में आप उठा करके देख लीजिए, सपा की सरकार ने मुआवजा बढ़ाया था। बसपा की सरकार में भी मुआवजा बढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे महंगाई चलती आई, जब एक नीति बनी गई थी और 2013 में जो वो कानून बना था, तो उसमें स्पष्ट प्रावधान था कि भाई ग्रामीण का सर्किल रेट के हिसाब से 4 गुना मुआवजा, और अर्बन एरिया में यानी शहरीकरण में सर्किल रेट्स के 2 गुना मुआवजा। लेकिन क्या हुआ है कि भट्टा पारसौल की बात करें या उससे हम आगे को जो चले जाएं, जो जियर एयरपोर्ट के तरफ आसपास में जो जमीन अधिग्रहण हुई है, तो गांवों को इन्होंने जो है अर्बन एरिया बना दिया और उसका 2 गुना मुआवजा दिया गया। अब सबसे बड़ा वहाँ गंभीर ये चीज हो रही है कि किसानों को जबरदस्ती उनके वहाँ से जैसे गांवों में से भगाया गया है, और उनकी आबादी जो पुरानी है तो 1 बीघे, लेकिन उनको जो है 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर दी जा रही है। जबकि परिवार बढ़ते हैं, उनकी ज़रूरतें ज़्यादा हो जाती हैं, तो जब एक किसान ने 1 बीघे ज़मीन की उसकी आबादी है, तो उसको कम से कम 2 बीघे आबादी मिलनी चाहिए। जबकि योगी सरकार उनकी आबादियों को घटा रही है। अगर उस पर कोई विरोध करता है तो उस पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर देते हैं, और उनकी आबादी को जो है जबरदस्ती तहस नहस कर दिया जाता है बिल्डोजर के द्वारा। तो इस बीजेपी सरकार में किसान को सबसे बड़ा अपराधी माना जा रहा है, जबकि 70% से ज्यादा किसान देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए, और किसानों के बेटे ही देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, और वोट देकर भी सत्ता में लोगों को बैठाते हैं। यदि देश के किसानों की बात करें तो एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर आज भी देश का अन्नदाता धरने पर बैठा हुआ है। जबकि सरकार का दावा है कि कुछ फसलों पर उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून की मांगों को पूरा कर दिया है, लेकिन किसान चाहते हैं कि सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। क्या इसमें रुख है आपका? आपका माइक जो है जिससे हमारा आप बात कर रहे हैं, इसका प्रिंट लग कर के आता है, और देश के जितने भी प्रोडक्ट बने हुए हैं सबका प्रिंट लग करके बाजार में बेचा जाता है। अन्नदाता मांग रहा है अपना हक और अधिकार। तो इसमें एमएसपी की आपने बात करी है, इस टाइम पे जो वादा करा है, अभी हालांकि लागू नहीं किया कि 23 फसलों पे पहले से ही एमएसपी है, 5 का और वादा करा है इन्होंने, और लगभग 125 के करीब की फसलें जो है अन्नदाता पैदा करता है भारत देश में, जिसमें 80 के आसपास में मुख्य फसलें हैं। अगर सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो उससे जो है किसान का भी लाभ होगा, और देश की लगभग 95% जनता का लाभ होगा। उसका कारण जैसे कि धान की फसल अब गई और अब गेहूं की बिजाई की तैयारी जोरों पर चल रही है। तो अगर एमएसपी आती है तो गेहूं का जो एमएसपी बनेगी लगभग 32 रुपये किलो, और अब जो है केंद्र सरकार ने उसकी कर रखी है कि लगभग 150 रुपये अभी बढ़ाए हैं, यानी मान कर चलो कि 22 रुपये 75 पैसे और 1.5 रुपये और जोड़ लो, तो ये तकरीबन लमसम हो गया 24.5 के आसपास में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर उसको एमएसपी पे आ जाता है तो यानी मैं एक फॉर्मूला दे देता हूं, फर्ज करो मैं 100 कुंटल गेहूं पैदा करता हूं, 100 कुंटल गेहूं में से सम्मान निधि भी इसमें जोड़ देता हूं कि केंद्र सरकार सम्मान निधि दे रही है 6,000 रुपये, और मेरा गेहूं अगर एमएसपी पे बिकता है तो मेरा गेहूं बैठ गया लगभग यानी 1 लाख रुपए का मुझे घाटा हो रहा है। यानी सीधे सीधे 1 कुंटल पे 800-900 रुपये जो है केंद्र सरकार डकार रही है, या फिर जो है व्यापारी वर्ग डकार रहा है। अब दूसरा पहलू ये है कि मेरा जो है 94,000 रुपये का मेरा नुकसान हो रहा, उसको कौन खा रहा है एमएसपी नहीं मिलने पर।
अब दूसरा पहलू यह है कि ये तो किसान का लाभ होगा एमएसपी से। दूसरा पहलू यह है कि एमएसपी होने पर कि हमारे भारत देश के अंदर ही 70 रुपए किलो तक गेहूं का आटा बेचा जा रहा है। अगर एमएसपी हो जाती है तो गेहूं का आटा 40 रुपए से ऊपर नहीं बेचा जाएगा। कि सबको मालूम है 32 रुपए किलो के हिसाब से एमएसपी है, तो भाई 2 रुपए का भाड़ा लगा लो, 2 रुपए की उसकी प्रॉफिट लगा लो, और 2 रुपए की उसकी पिसाई लगा लो, और 2 रुपए का रख रखाव है, कुल मिलाकर 40 होगा। तो भैया 40 से ऊपर हम नहीं लेंगे। फिर उसमें एक बाउंडिंग भी लग जाएगी कि जो इससे ऊपर बेचेगा उसको जो है कानूनी प्रक्रिया में सजा मिलेगी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून मिलने से किसान अपना हक अधिकार नहीं मांग रहा, वो पूरे देश का हक अधिकार मांग रहा है, और जिससे देश संपन्न होगा और सभी की तरक्की होगी और किसान भी खुशहाल होगा। इस मुद्दे पर सरकार झुकेगी, या क्या आपको लग रहा है कि किसान जो संगठन है या जो किसानों की आवाज़ जो बुलंद की जा रही है, उनकी ओर से कुछ मतलब हल्का रुख अपनाया जा रहा है? हमारे पूर्वजों ने देश आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, और एक दिन देश आज़ाद हुआ। 200 साल की गुलामी में हमारा देश रहा। तो संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष करना सभी का अधिकार है। हमारे संविधान ने सबके सम्मान अधिकार का अधिकार दिया है। तो अन्नदाता हो या कोई भी देश के अंदर कोई भी सामाजिक संगठन हो या कोई भी समुदाय हो जो अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाता है, उससे सफलता मिले या ना मिले वो एक अलग विषय है, लेकिन संघर्ष करना चाहिए। और किसान संगठन जितने भी देश के हैं सब अपने अपने तरीके से सभी के हक के लिए भी वो लड़ते हैं, न कि भले अपना भला करने के लिए। अब रहा आपने जो कहा है कि भी इसे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, 25 तारीख में जो ये धरना होगा, मैंने आपसे जिक्र किया था कि लगभग 14 लाख के करीब किसान प्रभावित हैं। तो यहाँ कितनी जनसंख्या होगी इसका अंदाजा हो, और लगभग 10 के करीब संगठन हैं। और ये जो लड़ाई होगी ये आर पार की होगी। अब जो किसान वहां से उठेगा, जब उठेगा कि जब उसका 10% जो है उसकी आबादी, 64% प्लॉट, बैकलीज, और आपका मुआवजा, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो जायज़ मांग हैं, उन सारी मांग है कुल मिला के ये है कि 2013 वाला जो कानून है वो लागू हो जाए तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा। और उसी के आधार पर ये मुख्य भूमिका आगे बढ़ेगी। ये बताइए, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर अभी भी सरकार वहीं की वहीं है, और एक ये राजनीतिक सवाल है। हाल ही में हरियाणा में भी चुनाव हुए, वहाँ पर फिर भाजपा सत्ता में लौटी, और फिलहाल चुनाव का आज रिजल्ट आ रहा है। महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, वहाँ भी भाजपा के सत्ता में लौटने की एक आहट दिखाई दे रही है। और इसके अलावा यूपी समेत जो विभिन्न राज्य हैं उसमें उपचुनाव भी हुए हैं। क्या आपका इसमें नज़रिया है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। बहुत सारे पत्रकार कह देते हैं कि भाई किसान को राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसान देश का मुख्य पहलू है। जब तक हम राजनीति नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा। आपने जो इनका जिक्र किया है कि अभी आपने देखा होगा कि 20 तारीख में क्या हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर मैं उसी सवाल को दोहराता हूं कि जिस देश के अंदर महिलाओं को 9 रूपों में पूजा जाता हो, और केवल देश के अंदर एक इंसान का मत अधिकार ही ऐसा है कि जिसे वो स्वतंत्र होकर के गुप्त मतदान, जिसको कहते हैं गुप्त मतदान, जिसके बारे में जानकारी नहीं होती कि भाई ये कहाँ डाला कहाँ नहीं डाला, उसको भी नहीं डाला जा रहा। और पुलिस जो है महिलाओं को धमकी दे रहा है पिस्टल निकाल करके कि अगर आप मतदान करने के लिए जाएंगे तो मैं गोली मार दूंगा। तो ये जो चीजें हैं आपने बताया कि इसका रुझान, और ये देखिए जब तक ये जो विपक्षी पार्टियां हैं नशे की गोली खाकर भांग के नशे में चूर रहेंगे, बीजेपी को नहीं हरा सकते। कि हमारे देश के अंदर जाति और धर्म की जो द्वेष भावना फैल रही है उसका एक मुख्य कारण यह भी है। और लगभग बीजेपी के पास में इस समय पे 40 के करीब पार्टियां हैं गठबंधन में। कांग्रेस के पास में लगभग 25 पार्टियां हैं।
उन 25 पार्टियों में ये पता नहीं, पहले तो 2 2 4 4 6 ही थी, लेकिन अब की बार ये 25 आई हैं 2024 लोकसभा के दरमियान। अगर बीजेपी को इनको हराना है तो जैसे 40 पार्टियां बीजेपी के साथ हैं तो 40 ही पार्टियां कांग्रेस को एक साथ लानी चाहिए और तब ये बीजेपी को हरा सकते हैं। अब सबसे मुख्य बिंदु ये है कि बीजेपी साम दाम दम भेद सारे अपनी प्रक्रिया हथकंडे अपनाती है, क्योंकि वो कानून का भी दुरुपयोग कर रही है, वो तानाशाही भी दिखा रही है और वो जो है देशवासियों को ही अपने ही देशवासियों का दुश्मन बना करके खड़ा कर लिया। भाई वो पुलिस वाला भी तो हमारा ही देशवासी है, वो महिला हो या जेंट्स हो जिनको मतदान डालने से वंचित किया जा रहा है, जबरदस्ती उन पर लठ बजाया जा रहा है, किसी पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। भी 5 साल में चुनाव आता है, क्या इस तरीका का लोकतंत्र होगा हमारे देश में कि जो भारत का मतदाता अपने मतदान से वंचित हो जाए तो फिर अपने दूसरे अधिकार कैसे उठाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल एक और ये भी है कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि जो इंसान जाति और धर्म और गोत्र पे, दारू की बोतल पे, 500 रुपए पे, सूट साड़ी पे, मिठाई के डिब्बे पे अपनी वोट को बेचेगा, वो नो समझो कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहा है, खुद को भी बर्बाद कर रहा है और देश को भी बर्बाद कर रहा है। क्योंकि उसकी मानसिकता ये नहीं है कि भाई हम जो है मतदान क्यों करते हैं, उसे ये जानकारी नहीं होती। बस केवल उसे तो ये है कि मुझे तो भाई ये चीज मिल गई और मैंने अपना वोट फलाने नेता को डाल दिया। नेता का मतलब होता है नेक आदमी के सर पे ताज, सच्चाई को उजागर करे और झूठ को जो है एक कोने में फेंक देवे, उसको कहते हैं नेता। लेकिन हमारे देश के अंदर की जो राजनीति चल रही है वो इस तरीका से चल रही है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब सबसे बड़ा गंभीर सवाल यही है कि चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या अन्य की, लगभग ये 417 के करीब ये चुनाव हुए थे, विधानसभा और उपचुनाव, जिसमें विधानसभा भी थी और जिसमें लोकसभा भी थी। कुछ 13 में हो गए थे, कुछ 20 में हुए हैं। ये आज इन सब के रिजल्ट खुल रहे हैं। तो महाराष्ट्र में तो लगता है कि बीजेपी वहाँ सरकार बना लेगी, झारखंड में जो है बीजेपी नहीं बनाएगी तो कांग्रेस गठबंधन बना लेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो इस तरीका का ये जंगल राज जैसा जो माहौल देखा गया, इस तरीका से तो फिर चुनाव कराने ही बेकार है और विपक्षियों को भी अपना झंडा उठा करके कोने में रख देना चाहिए। भाजपा से कह दे तुम ही चुनाव लड़ दो, हमें कोई जरूरत नहीं है। विपक्ष ये कहीं ना कहीं कमजोर है, विपक्ष भी कमजोर है। एक चीज गंभीर ये भी है कि कुछ बरसाती मेंढक आ जाते हैं निकल करके वो चुनाव लड़ने के लिए। वैसे तो वो बीजेपी की बुराई कर रहे हैं और उन पे वोट नहीं है 10 भी, और वो ये कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। तो जो बीजेपी का एक मुश्त वोटर है वो वोटर खड़ा रह जाता है पूरे तरीका से, और जो विपक्ष का वोटर है उन वोटरों को ये बरसाती मेंढक बखेर देते हैं और बीजेपी को उसमें लाभ मिल जाता है। अगर इन लोगों को कुछ सद्बुद्धि होवे तो इन्हें समझना चाहिए, अगर या तो ये बीजेपी के साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ लें तो अच्छा लगता है, और अगर ये अपने प्रत्याशी खड़े करके और विपक्षी वोटरों को बखेरते हैं तो फिर ये ढिंढोरा पीटना बंद कर दें। और इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सुझाव और जरूर दूंगा सभी विपक्षी पार्टियों को, अगर बीजेपी को हराना है तो जो अपने प्रवक्ता हैं इन प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में न भेज करके सोशल मीडिया पे इलियास भाई जैसे पत्रकार, विजन लाभ जैसे चैनल जो यूट्यूब चैनल हैं, चाहे उसमें रवीश कुमार हो, चाहे उसमें पिरसुन वाजपेयी हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे उसमें अरफन खान शेरवानी हो, यानी सैकड़ों की तादाद से ज्यादा ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार बैठे हुए हैं। उन तक अपनी बात को पहुंचाएं, उन पर अपनी चर्चा करें, और ये जितने भी विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता हैं ये जनता के बीच जाएं, जनता के मुद्दों को उठाएं, जनता की समस्याओं को सुने, तो बीजेपी को हराना आसान है। वरना तो जिस हिसाब से बीजेपी टीवी डिबेट कराती है और विपक्षी पार्टियों के जो प्रवक्ता कूद कूद कर वहां जाते हैं और अपनी लोकप्रियता चमका रहे हैं, केवल बीजेपी को ही लाभ हो रहा है, ना कि विपक्ष को। आपका विजन लाइव न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आशा करता हूं आपका चैनल सच्चाई को उजागर करके सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचाता रहे और जनता
या गरीब, मजदूर, किसान, असहाय लोगों की आवाज को बुलंद करता रहे। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। तो ये थे चौधरी शौकत अली चेची, किसान एकता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश सचिव। इनका ये साफ कहना है कि किसान आज भी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश के यदि गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो यहाँ पर बैकलीज को लेकर और 64% मुआवजे समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर किसान हमेशा यहाँ संघर्ष करता रहा है। आगामी 25 नवंबर को यहाँ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर एक बड़ी किसान रैली होने जा रही है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सभी किसान संगठन इसमें भाग लेने जा रहे हैं और इसमें जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है उसको लागू कराने के लिए ये पूरे जोर शोर से यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ में इनका साफ ये कहना है कि देश में एमएसपी गारंटी कानून जो कि सभी फसलों पर लागू किया जाना चाहिए, उसकी मांग को लेकर अन्नदाता लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन जो भाजपा सरकार है केंद्र में वो सुन नहीं रही है और इनका ये साफ कहना है कि किसान आर पार की लड़ाई लड़ेगा और एमएसपी गारंटी कानून हो या फिर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 हो, उसकी जंग जीत कर ही दम लेगा। फिलहाल इतना ही। बने रहिए विजन लाइव न्यूज के साथ, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ।